नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। डायरी खुल चुकी है, 10 बड़े नाम टारगेट पर आ गए हैं, पुख्ता सबूत मिलने लगे हैं, नोटों के तो पहाड़ दिखने ही लगे हैं। आप सोचते होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जहां छापे पड़ रहे हैं वहां से नोट भी मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर भी मिल रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे भी हो रहे हैं। ऐसी कौन सी मशीन आ गई है जो नोट खोज लेती है? ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई है जो पैसों का पता लगा लेती है? मंत्रियों को पैसा छिपाने का मौका तक नहीं मिल पा रहा। आज तो ऐसा हो गया है कि 50 करोड़ के नोट किसके हैं कोई क्लेम करने वाला नहीं है। ईडी, यह नाम अचानक सुर्खियों में है। क्या है ईडी? कैसे काम करती है ईडी? और ईडी से बचना क्यों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5000 करोड़, संजय राउत 1034 करोड़, अभिषेक बनर्जी 1300 करोड़, पार्थ चटर्जी 60 करोड़, हेमंत सोरेन 1000 करोड़। ईडी की फाइल खुल गई है, कागज मिलने लगे, एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। ईडी ने आज एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता समेत 12 जगह पर छापेमारी की। पत्राचाल एफएसआई घोटाले मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने मुंबई में 2 जगहों पर तलाशी की। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला 50 करोड़ तक सीमित नहीं है, ये इससे 20 गुना बड़ा हो सकता है। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बंगले से मिला कैश किसका है? शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बताया कि ये सारा कैश ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है। सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, संजय राउत जेल में है, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है, ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी की कस्टडी में है, पार्थ चटर्जी की दोस्त अर्पिता मुखर्जी भी रिमांड पर है, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में है और सोरेन की खनन सचिव पूजा सिंघल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जितनी तेजी से एंटी करप्शन वाला एक्शन हो रहा है, उतनी ही तेजी से एंटी मोदी मोर्चा की छटपटाहट बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज ईडी शाही बंद करो का हैशटैग चला रही है। जयराम रमेश इसे प्रतिशोध वाली राजनीति कह रहे हैं। राहुल गांधी राजा और तानाशाह की कहानी सुना रहे हैं, सत्य और अहंकार की व्याख्या कर रहे हैं। ठाकरे हिटलर शाही की माला जपने लगे। आदित्य ठाकरे पब्लिक सपोर्ट के लिए यात्रा करने निकले और ममता बनर्जी 24 घंटे मोदी मोदी करने लगी। पूरा देश सपोर्ट में है क्योंकि देश देख रहा है ये देश में हमारे क्या चल रहा है और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करे उसकी आवाज दबाने की कोशिश होने जा रही है। इसके साथ ही में लेकिन कल देखा कि शिंदे गुट जो है मिठाइयाँ बांट रहे थे, साथ ही में मुख्यमंत्री तो कह रहे कि 8 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर हमने बंद कर दिया। मुझे लगता है ये एक जो हमें एक वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ये उनके सामने आ रही। जो उनका अभी पर्दा था चेहरे पे, वो पर्दाफाश हो रहा है। वो एक और ये भी ये चीज कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि ये दंडनीय अपराध था, जिस तरह से दूसरे को जेल में डालने की बात करते थे, आज वो जेल में। मुझे लगता है आज हम यही देख रहे हैं कि जनता शिवसेना के साथ खड़ी है, जनता सत्य के साथ खड़ी रहती है, सत्ता के साथ नहीं। हमारे देश में सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्तामेव जयते नहीं। मोदी विरोधी पूछते हैं कि हमें ईडी से क्यों डराते हो, हमारे पास क्या मिला है? हम आपको बताते हैं कि किसके पास से क्या क्या मिला है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ कैश मिल चुका है। सोने और हीरे के गहने और प्रॉपर्टी के पेपर को मिलाकर 60 करोड़ से ज्यादा बरामद हो चुका है। हेमंत सोरेन के करीबियों के पास 55 करोड़ मिल चुके हैं। एक आईएएस ऑफिसर अरेस्ट है। संजय राउत के खाते में 1 करोड़ 6 लाख कैश ट्रांसफर के सबूत मिल चुके हैं। राउत के करीबी बिल्डर प्रवीण राउत के खाते में 112 करोड़ का पता चल गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास से कोई कैश नहीं मिला है, लेकिन 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर परिवार के कब्जे के दस्तावेजी सबूत पुख्ता है।
दिल्ली में आईटीओ चौराहे के पास जिस हेराल्ड हाउस में आज ईडी की टीम ने छापा मारा, ऐसी एक नहीं 7 अलग अलग शहरों में बेशकीमती संपत्तियां हैं जिन पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बैकडोर से कब्जा कर लिया। दिल्ली में 5 फ्लोर वाला हेराल्ड हाउस 1362 स्क्वायर मीटर जमीन पर बना है। इसमें करीब 1 लाख स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है। इसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा की है, जिससे सालाना 7 करोड़ से अधिक का किराया आता है। मुंबई के बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर नेशनल हेराल्ड के पास 3478 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आवंटित है। कांग्रेस ने यहां 11 फ्लोर की कॉमर्शियल बिल्डिंग बना ली, जिसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा की है। ईडी ने संपत्ति को सीज कर दिया है। प्लॉट नंबर C17 सेक्टर 6 पंचकुला। नेशनल हेराल्ड की इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी को इसे भी सीज करने का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसे एजेएल ने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लखनऊ के केसरबाग में नेशनल हेराल्ड के पास 2 एकड़ जमीन पर 2 बिल्डिंग है, नेहरू भवन और नेहरू मंजिल। ये दोनों बिल्डिंग करीब 35,000 स्क्वायर फुट एरिया में बनी है। यहाँ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट आंखों का अस्पताल चलाता है। दूसरी बिल्डिंग नेहरू मंजिल में 207 दुकानें बनी हैं। पूरी प्रॉपर्टी 300 करोड़ से ज्यादा की है। दिल्ली, मुंबई, पंचकुला और लखनऊ के अलावा नेशनल हेराल्ड के पास पटना, इंदौर और भोपाल में भी प्रॉपर्टी है। नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एजेएल पर 90 करोड़ के कर्ज को सेटल करने के बहाने सोनिया और राहुल गांधी की प्राइवेट ओन कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने सभी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन एजेएल कंपनी करती थी। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को शेयर होल्डर रखते हुए बनाया गया। 2010 तक इस कंपनी पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए एजेएल को लोन के तौर पर दिए। बाद में सारा लोन, देनदारी और प्रॉपर्टी एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, यंग इंडिया कंपनी। इस यंग इंडिया कंपनी में 38% की हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की थी। यानी जिस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू किया, उस कंपनी पर 76% हिस्सेदारी पर एक परिवार के 2 सदस्यों का कब्जा हो गया। और इसी पूरे मामले को लेकर ईडी अब जांच कर रही है। दिलचस्प बात यह कि जो लोन यंग इंडिया कंपनी ने कहा कि हम चुकाएंगे, वो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। पैसा सामने दिख रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड पर कब्जा ऑन पेपर है। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुकी है। कहीं से भी उनको राहत नहीं मिली। फिर भी कांग्रेस के सपोर्टर सोनिया और राहुल के सपोर्ट में मोर्चा निकालते हैं और राहुल गांधी मोदी को टारगेट करके फेसबुक पोस्ट लिखते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला तो बिल्कुल खुला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 5 लाख रुपए से जो कंपनी खोली गई, वो 2000 करोड़ की मालिक बन गई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के उस समय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड और जो हमारा जो ये चला रहा था एसोसिएट जनरल, उसके भी वो अधिशासी अधिकारी। तो एक ही आदमी तीनों जगह पर पैसे का स्वयं लेन देन कर रहा है। उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा रह नहीं जाता। और ये भी जानना चाहिए कि ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2015 से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ऑन बेल है। उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर ऐसे प्रयास किए। कहीं से उनको कोई भी इस तरह का आदेश नहीं प्राप्त हुआ जो उनकी दुश्वारियों को कम कर पाता। निश्चित रूप से आज जो परिस्थिति बनी है, उसमें आवश्यकता के अनुसार ईडी भी अपनी छापेमारी कर रही है। वो जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने का भी काम करेगी। बहुत जो विरोध कर रहे हैं लोग, आपने देखा जिस तरह से राउत साहब ने किया, आज बहुत चीजें खुल गई। किस तरह से हाउसिंग अथॉरिटी का किया, कैसे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, ये सब बातें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इनका भी खुला है और पूरी तरह से न्यायालय के अधीन है। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में भी ईडी उतनी ही शार्प है जितना कि दिल्ली और कोलकाता में। पात्रा चौल घोटाला 2009 से शुरू हुआ। संजय राउत की छत्र छाया में घोटालेबाजों ने 1034 करोड़ डका लिए।
राउत के करीबी प्रवीण राउत को 112 करोड़ का हिस्सा मिला। 13 साल बाद ईडी ने घोटाले का सारा हिसाब किताब सामने ला दिया। 1040 करोड़, आप बताइए 1040 करोड़ अपने लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय, प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है, यह भी खुलासा मीडिया ने किया है। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत की परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। बाद में जब पूरे विषय में ईडी ने जांच शुरू कर दिया तो चुपके से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुई का नोक जो है हमारे ऊपर आने वाला है, तो 55 लाख वापस करने की कोशिश संजय राउत जी की धर्मपत्नी वर्षा राउत जी ने किया कि मैं वापस कर रही हूं, देखो भैया माधुरी जी को मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मगर ईडी तब तक चौकन्नी हो चुकी थी, वो पूरा विषय जान चुकी थी। एंटी करप्शन वाले एक्शन को लेकर ईडी इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले तक जिन लोगों ने ईडी का नाम भी नहीं सुना था, वो भी आज ईडी का नाम जानने लगे हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है। पिछले 3-4 साल में ही ईडी का आकार लगभग 2 गुना हो गया है। 2018 में ईडी में 5 स्पेशल डायरेक्टर और 18 ज्वाइंट डायरेक्टर थे। आज ईडी में 9 स्पेशल डायरेक्टर, 3 एडिशनल डायरेक्टर, 36 ज्वाइंट डायरेक्टर और 18 डिप्टी डायरेक्टर हैं। पहले इसमें सिर्फ आईपीएस ऑफिसर्स की नियुक्ति होती थी। आज इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी इंटेलिजेंस, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी शामिल हैं। मोदी सरकार बनने के बाद पहले 3 साल में ईडी ने जितने केस हैंडल किए, आज ईडी उससे 3 गुना ज्यादा केस हैंडल कर रहा है। एंटी करप्शन वाले एक्शन को लेकर ईडी इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले तक जिस ईडी का नाम कोई नहीं जानता था, अब उस ईडी का नाम हर कोई जानने लगा है। साल 2018 में संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था। उसके बाद से तो ईडी ताबड़तोड़ एक्शन में है। भ्रष्ट नेता, अधिकारी और कंपनियां ईडी की रडार पर है। यही कारण है कि ईडी हमेशा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहती है। ईडी वही है, ईडी का ऑफिस वही है, ईडी को गवर्न करने वाला कानून भी लगभग वही है, लेकिन लीडरशिप अलग है। कांग्रेस की सरकार और मोदी की सरकार के समय ईडी के काम करने का तरीका कैसे बदल गया है, इसे कुछ डेटा से समझिए। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने फेमा और पीएमएलए कानून के तहत 8,690 केस दर्ज किए। 2014 से 2021 के बीच ईडी ने इन्हीं 2 कानूनों के तहत 23,218 केस दर्ज किए। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 683 रेड मारे। मोदी सरकार आई तो 2014 से 2021 के बीच ईडी ने 4,406 रेड मारे। मनमोहन सरकार के समय ईडी ने 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मोदी सरकार के 8 साल में ईडी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की। ईडी ने जिस तरह से 2014 के बाद में काम किया है, आप ये मान के चलिए सरकार ने पूरी तरह से ऐसी सभी जांच एजेंसियों के साथ जो सरकार के हित में और जो हमारे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, ऐसा एक माहौल मोदी जी की सरकार में, हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की सभी एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के काम करने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ऐसी संपत्ति जो गलत तरीकों से अर्जित की गई थी, उसको उन्होंने जब्त किया है और उसको कहीं पर कुर्की भी हुई है और बहुत सारा कैश भी बरामद हुआ है। ईडी से जुड़े कुछ और अहम फिगर्स देख लीजिए। मार्च 2022 तक पीएमएलए कानून के तहत ईडी ने 1,04,702 करोड़ की संपत्ति अटैच की। पीएमएलए कानून के तहत 869 करोड़ की संपत्ति जब्त की और 23 मुजरिमों को सजा दिलाई।
फेमा के तहत ईडी ने 8,130 करोड़ की पेनल्टी लगाई और 7,080 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करता है, यानी काले धन को सफेद करने के मामले सब ईडी के तहत जांच के दायरे में आते हैं और इसके लिए ईडी को विशेष पावर दी गई है। ईडी पुलिस और सीबीआई से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ईडी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी अधिकारी या नेता को गिरफ्तार कर सकती है। ना ही ईडी को किसी राज्य में जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से किसी खास विशेष अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ईडी अगर किसी से पूछे कि आपको ये धन कहां से अर्जित हुआ, तो ये साबित करना ईडी की नहीं, जिससे पूछा जा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ये पैसा आखिर कहां आया। इतना ही नहीं, ईडी के मामले में अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें जमानत भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि आरोपी को यह साबित करना होगा कि इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है और आगे वो इस केस इस तरह की किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा। जब तक यह सुनिश्चित ना हो तब तक ईडी के दर्ज किए गए मामले में जमानत मिलना भी मुश्किल काम होता है और यही वजह है कि ईडी सबसे ताकतवर संस्था है मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से डील करने के लिए। एंटी मोदी मोर्चा बनाने में सबसे आगे रहने वाली ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से खामोश हैं। जब से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश का पहाड़ मिला है, दीदी अपने पार्थ से दूरी बनाने में लगी है। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और बंगाल के 100 घोटालेबाजों के नाम उनको सौंप दिए। तो कोई नहीं है, ये जो सिंडिकेट है, ओपा सिंडिकेट, इसकी मालकिन का नाम ममता बनर्जी है। शी इज द किंग पिन ऑफ द करप्शन। और अपने नेफ्यू अभिषेक बनर्जी ही। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है ताइवान से। आपको बता दें, अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं और उनके प्लेन को ताइवान की एयरफोर्स के जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। नैंसी पेलोसी पहुंच चुकी हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में उनका जहाज अब लैंड कर चुका है। ताइवान के सोंगशान एयरपोर्ट पर नैंसी पेलोसी का जहाज उतर चुका है और जिस जगह पर वो उन्होंने लैंड किया, आपको बता दें इस एयरपोर्ट पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के कैमोफ्लेज कवर्स उतारे जा चुके हैं। डबल बैरल्ड ग्राउंड टू एयर आर्टिलरी गन्स लगी हुई हैं यहां पर। और ताइवान के राष्ट्रपति खुद उनको यहां पर रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है दरअसल चीन, ताइवान और अमेरिका तीनों देशों के बीच एक बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा कर रहा है। चीन ने अमेरिका की स्पीकर के ताइवान जाने पर घोर आपत्ति जताई। आपको बता दें, चीन ताइवान को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है, अपने देश का हिस्सा मानता है और इसलिए अमेरिका की जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर अब उनका जहाज उतर रहा है, आप देख सकते हैं, तो इस पर चीन बेहद एग्रेसिव मुद्रा में है, बहुत आक्रामक है और उसने अपने समंदर के किनारों पर जो जहां से थोड़ी दूरी पर ताइवान की सीमा शुरू हो जाती है, उसने अपने जहाज उतारे हुए हैं, एम्फीबियस व्हीकल्स उतारे हुए हैं। ये सब पोस्चरिंग है उसकी अमेरिका के खिलाफ कि अमेरिका की एक सीनियर नेता, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर, वो कैसे जा सकती हैं एक ऐसे देश में जिसे चीन अपना मानता हो। ताइवान और चीन के बीच ये दशकों पुराना विवाद है और नैंसी पेलोसी अभी अभी वहां पर पहुंची हैं। अब इंतजार करना होगा, देखना होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इससे पहले उसने एक किस्म से आप कह सकते हैं कि अपने सैनिक साजो सामान का जो डिस्प्ले किया है, उससे उसने अपने इरादे जाहिर किए हैं। उसने अमेरिका को चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी नैंसी पेलोसी ने अपना ये दौरा रद्द नहीं किया। ना ही अमेरिका में अमेरिकी सरकार ने उनसे ऐसा करने को कहा। वो ताइवान पहुंच चुकी हैं, तो सीधे सीधे अमेरिका ने, आप कह सकते हैं ये कि एक तरीके से ललकारा है चीन को। चीन जिस देश को अपना मानता है, दुनिया में उसको लेकर कई बार विवाद होता है, उस जगह पर चीन की, माफ कीजिएगा, अमेरिका की स्पीकर का पहुंचना
ये अपने आप में अमेरिका का एक बड़ा संदेश है चीन को। पूर्वी एशिया में इसको लेकर के इस वक्त जबरदस्त तनाव है। चीन ने अपने सभी जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध खराब कर रखे हैं। भारत के साथ जो कुछ हुआ लद्दाख में, ऐसे ही ताइवान पर वो लगातार अपना दावा ठोकता रहता है। चाहे जापान हो या और देश हो आसपास के, सभी चीन के इस दादागिरी वाले रवैये से परेशान रहते हैं। और ऐसे में नैन्सी पेलोसी का जहाज अब उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ताइवान के एयरपोर्ट पर। और जैसे हमने आपको बताया, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वो यहां पर लगाई गई थी इस एयरपोर्ट पर, ताकि अगर कहीं से कोई ड्रोन हमला हो या कुछ हो तो वो उसे भी नाकाम कर सके। और ये गन्स ठीक एयरपोर्ट के रनवे पर तैनात है। ताइवान में घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। चीन ने, आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट की तरफ जाने वाले अपने एयर स्पेस को किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया था। और इसीलिए जब ये जहाज पहुंचा है तो ताइवान के एयरक्राफ्ट्स ने, मिलिट्री जेट्स ने नैन्सी पेलोसी के इस जहाज को एस्कॉर्ट किया है। ताइवान से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चीनी प्रांत फुजियान में समंदर के ऊपर चीन के फाइटर जेट्स की गतिविधियां तेज हो गई हैं। और ताइवान में नैन्सी पेलोसी की लैंडिंग से आप ये कह सकते हैं कि चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है। वो बहुत अग्रेसिव पोस्चर लेकर बैठा है। उसे लगता है कि अगले कुछ घंटों में कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। और चीन भी ऐसा इस बार लग रहा है कि किसी भी हद तक जा सकता है। जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो खुद रिसीव करेंगी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को। और विश्व पटल पर आप कह सकते हैं कि अपने आप में ये एक बड़ी घटना है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। ताइवान में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर का पहुंचना, और ये जो कश्मकश चल रही है इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर, अभी किस हद तक जाती है ये भी देखना होगा। ताइपे एयरपोर्ट पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। चीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा था, चेतावनी दी थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान न जाएं। और आप देख सकते हैं इस जहाज का जो है दरवाजा खुला हुआ है और अब नैन्सी पेलोसी किसी भी वक्त वो आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। और ताइवान की राष्ट्रपति सेन इंग वेन वो खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। जो दादागिरी है चीन की, उसको अमेरिका का सख्त जवाब है ये। फिर आपको बता दें, तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे की एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं। अमेरिका से किसी ऐसे वरिष्ठ राजनेता का पहली बार ये ताइवान का दौरा हो रहा है। ताइवान अपने आप को एक स्वयंभू देश मानता है, एक सॉवरेन कंट्री मानता है, और चीन का दावा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। इसी विवाद के बीच अब आप देखिए, जो राष्ट्रपति हैं वो आगे जहाज की तरफ जा रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है जहाज के ऊपर। साई इंग वेन जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो खुद रिसीव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं इस वक्त नैन्सी पेलोसी को। और ये एक एक तस्वीर चीन को बहुत ज्यादा चुभ रही होगी। और इससे चीन और अमेरिका के संबंध जो हैं वो एक और बुरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा तस्वीरों में लग रहा है कि नैन्सी पेलोसी जो हैं वो भी अब जहाज से उतर रही हैं। चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने ये गलती की
तो उसे पछताना पड़ेगा। चीन की तरफ से नैन्सी पेलोसी को यह धमकी दी गई थी और कहा गया था कि गो टू ताइवान बट प्रे बिफोर यू लीव, यानी जाना है तो जाएं, लेकिन जाने से पहले दुआ करके जाएं। तो अब चीन क्या करेगा? बौखलाया चीन अब कैसे जवाब देगा अमेरिका के इस कदम का? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि ऐसे खुली धमकी कोई देश किसी दूसरे देश की, और वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर देश की एक नेता को दे, वहां के स्पीकर को दे। किसी भी तर्ज पर इस किस्म की बातें जो हैं कभी नहीं की जाती डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन चीन ने इस बार हदें पार की, धमकाया नैन्सी पेलोसी को, लेकिन उसके बावजूद वो डटी रहीं, अपनी बात पर अड़ी रहीं और अब वो पहुंच चुकी हैं ताइवान। चीन के सारे ऐतराज, सारे विरोध धरे के धरे रह गए और नैन्सी पेलोसी अब पहुंच चुकी हैं और वहां की जो प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, उन्होंने उनको रिसीव किया है। और ये बात यही नहीं रुकेगी। जाहिर है नैन्सी पेलोसी के इस दौरे में उनके कई कार्यक्रम होंगे, कई जगह पर वो अपनी बातें कहेंगी और चीन की बातों का जवाब भी देगी। ये आप देख रहे हैं नैन्सी पेलोसी को और उनके साथ अमेरिकी माफ कीजिएगा ताइवान की राष्ट्रपति भी हैं। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं वो, एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट है। चीन ने जिन नैन्सी पेलोसी को धमकाया था, चेतावनी दी थी कि अगर वो जाना चाहती हैं ताइवान तो जाएं, लेकिन दुआ करके जाएं, उनको जवाब दिया नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाकर। जाहिर है इसके बाद कोई ना कोई जवाब जो है वो चीन की तरफ से भी दिया जाएगा। देखना यह है कि चीन हदों में रहकर केवल बातों से जवाब देगा या जो डराने धमकाने के लिए उसने ताइवान को, अपने जहाज़ों को, अपने एयरक्राफ्ट्स को, समंदर के किनारे अपने एम्फीबियस व्हीकल्स को, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पानी के अंदर पानी में चलकर भी पहुंच सकते हैं ताइवान की सीमा में बहुत कम समय में, उनको तैनात कर रखा था। कई तस्वीरें इस बीच आपने देखी होंगी। चीन की बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो कोस्ट की तरफ जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहां आप देखिए, यहां पर ताइवान के सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी भी हैं और अमेरिकी सुरक्षाकर्मी भी हैं। और अभी अभी चीन का रिएक्शन भी आया है कि अगर चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका अपने इसी गलत रास्ते पर चलने पर आमादा है तो फिर जो भी कुछ अंजाम होंगे, गंभीर अंजाम होंगे, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। देखिए, ये तो बड़ी एक बार फिर धमकी दी है चीन ने अमेरिका को कि अगर वो अपने इसी रवैये पर कायम रहता है, अपने इन्हीं एक्शंस पर आगे बढ़ता है, यही कदम उठाता है, तो फिर उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा और ये उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद ताइवान। चीन एक बार फिर जो है अड़ियल रुख दिखा रहा है नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर, फिर एक बार धमकी दे रहा है अमेरिका को और कह रहा है कि अगर अमेरिका का यही रुख जारी रहा और ऐसे ही कदम उठाता रहा तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे और इन गंभीर परिणामों को भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे और वही जिम्मेदार भी होगा। अब ऐसे में क्या करेगा चीन, यह देखना होगा। अमेरिका गलत रास्ते पर चल रहा है, यह चीन बार बार धमका रहा है, चेतावनी दे रहा है। नैन्सी पेलोसी को इससे पहले धमकी दी न आने के लिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका ने भी एक बार फिर आंखों में आंखें डालकर चीन को जवाब दिया है। तो चीन खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। ताइवान से चंद सौ किलोमीटर दूर चीन के फुजियान प्रांत में इस वक्त हलचल बहुत तेज है, सायरन बज रहे हैं।
टैंक्स की मूवमेंट हो रही है। चीन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वो नैन्सी पेलोसी के विजिट को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आज दिन भर चीन ने कैसे तैयारी की, हमले का कैसे प्लान बनाया, आइए आपको बताते हैं। क्या चीन और अमेरिका लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे? क्या चीन और अमेरिका में किसी भी वक्त युद्ध होने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है। चीन के समुद्री तटों पर, वहां के बीचेस पर चाइनीज फौज ने अपने टैंक उतार दिए। आप गिनती नहीं कर पाएंगे, दूर दूर तक सिर्फ टैंक्स ही टैंक्स। चाइनीज बीच से रिकॉर्ड किया गया एक और एंगल देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 टैंक दिख रहे हैं, बाकी आगे निकल चुके हैं। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक होने वाला है। रूस यूक्रेन वाला सीन एक बार फिर रिपीट हो रहा है। चीन ने ट्रेन से तोपखानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। चाइनीज रेलवे स्टेशन की ये दो तस्वीरें देख लीजिए। चीनी सैनिकों का पूरा काफिला तेजी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव हो चुका है। ये सिर्फ टैंक्स की बात नहीं है, चीन बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। चीन ने रेल मार्ग से अपने खतरनाक DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्चिंग साइट पर भेज दिया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो तबाही मचा सकती हैं। इस चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स की सिर्फ तस्वीरें नहीं, वीडियो भी घूमने लगे हैं। ये मिसाइल्स 800 से लेकर 1000 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकते हैं। सिर्फ रेल मार्ग नहीं, सड़क मार्ग से भी जिनपिंग ने सप्लाई लाइन खोल दी है। चाइनीज फौज के टाइप 63A बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंक्स ऐसे व्हीकल पर होते हैं जो जमीन से भी फायर कर सकते हैं और पानी में रहकर भी गोले दाग सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के फुजियान प्रांत में 5 अगस्त तक किसी भी डोमेस्टिक फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ पर रोक लगा दी गई है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एक लाइन में कहें तो चीन अब की बार पीछे नहीं, आगे बढ़कर दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देश को चुनौती दे रहा है, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगले कुछ घंटों में चीन की तरफ से बहुत बड़ा हमला होने की संभावना है। चाइनीज टैंक्स की मूवमेंट अचानक तेज हो गई है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट की खबरों के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव ऑल टाइम हाई हो चुका है। नैन्सी पेलोसी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्हें मलेशिया से एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया गया था। जैसे ही ये खबर आई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आने वाली है, चीन ने साइकोलॉजिकल हमला तेज कर दिया। अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चेतावनी देते हुए कहा कि गो टू ताइवान बट प्रे बिफोर यू लीव। धमकी सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं रही, चीन ने अलग अलग वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। अमेरिका को आंख दिखाते हुए युद्ध की तैयारी का डेमो दे दिया। चाइनीज मीडिया में वीडियो फैलाया, अपने माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकाया।
सिचुएशन काफी टेंस थी, चीन की तैयारी तगड़ी थी, इसलिए ताइवान को भी युद्ध वाले मोड में आना पड़ा। संभावित हमले को देखते हुए चंद घंटों के भीतर सारे साजो सामान इकट्ठा करने पड़े। सैनिकों को वॉर टाइम एक्सरसाइज के लिए उतारना पड़ा। ताइवान की वायुसेना ने आनन फानन में 8 फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी। अमेरिकी नौसेना ने भी अपने 4 युद्धपोत, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे ताइवान के पूर्व में डिप्लॉय कर दिया। साथ ही साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी कॉम्बैट मोड के लिए रेडी कर दिया। करंट सिचुएशन यह है कि परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं अब एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइलें, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुखिया ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि एक गलती से दुनिया में परमाणु तबाही आ सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें चीन के फुजियान प्रांत पर टिकी हैं, क्योंकि चाइनीज सैनिकों की, चाइनीज टैंक्स की सबसे तेज मूवमेंट यहीं पर हो रही है। चीन का फुजियान प्रांत आइलैंड ऑफ ताइवान से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने सबसे तगड़ी तैयारी यहीं कर रखी है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से गुजरता हुआ चाइनीज टैंक्स का काफिला हमले वाली जगह पर पहुंच रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अमेरिका को आंख दिखाने के लिए अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की मदद से अभ्यास भी कर रही है। साउथ चाइना सी में शुरू हुआ यह एक्सरसाइज 6 अगस्त तक चलेगा। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज मेडियन लाइन पर भी जमा है, जहां से ताइवान की सीमा शुरू होती है। चीन के थिएटर कमांड ने क्लियर कट चेतावनी दी है कि चीन जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। सवाल यह भी है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने वाली खबर से चीन को इतनी मिर्ची लगी तो क्यों लगी? जल्दी से ये समझ लीजिए। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। शी जिनपिंग ने 2019 में साफ कर दिया था कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फॉर्मूला भी दिया, मगर ये ताइवान को स्वीकार नहीं है और वो पूरी आजादी और संप्रभुता चाहता है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। चीन के एतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अस्पष्ट नीति अपनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में जरूर उतरेगा। इसी का असर है कि आए दिन चीन की सेना और वायुसेना ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में घुसपैठ करके अपने तेवर दिखाती रहती है। मगर इस बार सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस है। चीन बहुत एग्रेसिव है। अगर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं, तो वो वहां जाकर चीन के खिलाफ एक चैलेंजर या चीन के खिलाफ कोई हीरो वाली इमेज स्टैब्लिश नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें एक ट्रैवल मेकर के तौर पर देखा जाएगा। पेलोसी एक चोर की तरह व्यवहार कर रही हैं। चीन की सेना पेलोसी के ताइवान विजिट को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चीन अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका को दिखा देगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ताइवान के मामले में चीन न 1 इंच पीछे खिसकने को तैयार है, न कोई समझौता करने को तैयार है, मगर ताइवान पर हमला करके उसके ऊपर कब्जे के लिए 24/7 रेडी है। ऐसे में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान पहुंचने की खबर से चीन पूरी तरह तिलमिला उठा और ताइवान से आ रही तस्वीरों ने उस आग में घी डालने का काम किया। उदाहरण के तौर पर कुछ देर पहले ताइवान एयरपोर्ट से आया ये वीडियो देखिए। इमारत पर लाल रंग में लिखा गया लव, होप, पीस। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ताइवान की राजधानी में ताइपी एयरपोर्ट के पास मौजूद एक हाई राइज बिल्डिंग में अमेरिकी मेहमान के स्वागत के लिए वेलकम का बोर्ड लगाया गया। ताइवान में नैन्सी पेलोसी के स्वागत की तैयारियां सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, वहां के राष्ट्रपति भवन में भी हुई।
रेड कारपेट बिछाया गया। इन सब तस्वीरों ने भी चीन को खूब जलाया। ताइवान का लोकल मीडिया फिलहाल ये तस्वीरें प्रसारित कर रहा है। ताइपी वेलकम्स पेलोसी वाले मैसेज के साथ चीन को भड़का रहा है। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, अब तो वीडियो भी आने लगे हैं। ताइवान की सबसे ऊंची इमारत में ताइवान लव्स यूएस स्पीकर पेलोसी वाले मैसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर घूमने लगे हैं। जिस ग्रैंड हयात ताइपी होटल में नैन्सी पेलोसी रुकेंगी, वहां चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इतना कंफर्म मानिए कि अगले कुछ घंटों में चीन कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। पल पल खतरा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित लाने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने जापान के एयरबेस से 8 फाइटर जेट्स और 5 रिफ्यूलिंग प्लेन्स भेज दिए, ताकि नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। यह शायद पहली बार है जब चीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को इस तरह धमकाया है। इस लिहाज से अमेरिका की नजरें भारत पर भी टिकी हैं, क्योंकि चीन के खिलाफ ऑल आउट अटैक की सिचुएशन में अमेरिका का सबसे मजबूत पार्टनर भारत ही होगा। वैसे भी मोदी सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ड्रैगन की सारी हेकड़ी निकाल रखी है। पिछले महीने ही दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात करके चीन की दुखती रग पर हाथ रखा तो वो चिल्ला उठा। मोदी का दलाई लामा से बात करना चीन को काफी अखरा था। उसने तुरंत इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ऐसा करने के पीछे चीन को मैसेज देना था, और वो मैसेज ये था कि चीन भारत के अंदरूनी मसलों में दखल देने की हिमाकत न करे। मोदी ने जिनपिंग को चीन को साफ लफ्जों में समझा डाला कि भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो जवाब जैसे को तैसा वाला ही होगा। और अब अमेरिका भी भारत की स्ट्रेटेजी पर ही काम कर रहा है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने वाली खबर को आप इस नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि चीन भी ताइवान के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है और अमेरिका ने मैसेज दे दिया है ये अब नहीं चलेगा। तो क्या अब युद्ध होकर रहेगा? कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।